इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताइवान की। ताइवान ने अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का फैसला लिया है। ताइवान आने वाले समय में अमेरिका से हथियार खरीद बढ़ाएगा। साथ ही अपने रक्षा खर्च में भी ताइवान बढ़ोतरी करने जा रहा है। ताइवान की ओर से ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से हालिया समय में ऐसे बयान आए हैं जिनसे उन्होंने ताइवान पर सैन्य हमले का संकेत दिया है। इससे ताइवान की चिंता बढ़ी हुई है। वह हथियार खरीद से अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के उप विदेश मंत्री फ्रांसवा चीह-चुंग वू ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ करीबी सुरक्षा संबंध चाहता है। वू ने कहा कि रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब है कि अमेरिका से और हथियार खरीदे जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय देश ताइवान को हथियार बेचने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जापान भी अपने हाथ खींचता दिख रहा है। साथ ही ताइवान अब अपने जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च करेगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने फरवरी में इसका ऐलान किया है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते पर कहा कि अगर ताइवान के राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है तो इसे सकारात्मक कूटनीतिक घटना माना जाएगा। साल 1979 में अमेरिका ने ताइपे की जगह बीजिंग को मान्यता दी थी। इस वजह से अमेरिका के ताइवान के औपचारिक संबंध नहीं है। हालांकि अमेरिका लंबे समय से ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। ताइवान चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वे अमेरिका से हथियार खरीदना चाहते हैं। इससे चीन को संदेश जाएगा कि ताइवान पर हमला करना आसान नहीं होगा। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ताइवान को अपनी रक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए। वू ने चीन पर सेमीकंडक्टर निर्यात नियंत्रण को लेकर अमेरिका के प्रयासों पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि हमें तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि ताइवान अमेरिका के फैसलों को चुनौती नहीं दे सकता। अमेरिका ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं जो टीएसएमसी और दूसरी कंपनियों के एडवांस चिप्स चीन तक पहुंचने से रोकने के लिए है। इस नीति का ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी पर असर होगा। टीएसएमसी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता कंपनी है। ये दोस्तों, अब हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद सूफी दरगाहों पर लगातार हमले हुए हैं। हिज़्ब उत तहरीर और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी गुटों ने बीते साल अगस्त के बाद से 100 से ज़्यादा सूफी दरगाहों पर हमले कर उनको नुकसान पहुंचाया है। वहीं यूनुस सरकार ने इसे लगातार नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। 100 से ज़्यादा दरगाहों पर हमले में अभी तक सिर्फ 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये दिखाता है कि सरकार का रुख भी कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में सूफी इस्लाम के मानने वालों की संख्या 3 से 6 करोड़ के बीच मानी जाती है। बांग्लादेश में पीरों और सूफी आध्यात्मिक उस्तादों की 12,000 से ज़्यादा मज़ारें और करीब 17,000 दरगाहें हैं। ये मज़ारें देश भर में फैली हुई हैं। सूफी समुदाय 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के हटने के बाद हमलों का शिकार हो रहा है। जमात इस्लामी और हिज़्ब जैसे गुट इन पर हमलावर हैं, जो सूफीवाद का विरोध करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी बीते कुछ महीनों में हमले हुए हैं। ग्लोबल सूफी ऑर्गेनाइजेशन के नेता हसन शाह सुरेशुरी दीपू नूरी ने कहा, कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश में सूफी दरगाहों को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि दरगाहों में कव्वाली होती है, गाना नाचना इस्लाम विरोधी है। ऐसे में ये ख़त्म होना चाहिए। ग्लोबल सूफी ऑर्गेनाइजेशन 5,000 दरगाहों और उनके अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। बांग्लादेश में बीते साल हसीना सरकार गिरने के बाद सूफी दरगाहों पर हमले शुरू हो गए थे। 6 सितंबर को कट्टरपंथियों की भीड़ ने सिलट में हजरत साहब पुरान दरगाह पर हमला किया था। इसके बाद जमात इस्लामी ने सोशल मीडिया पर पूरे देश में सूफी दरगाहों और खानकाहों पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इससे सूफी दरगाहों पर हमले बढ़ गए। सूफी दरगाहों पर हमलों को मामले में यूनुस सरकार ने अब तक केवल 20 गिरफ्तारियां की है। ये कार्रवाई हमलों की संख्या की तुलना में नाकाफ़ी है। इससे साफ है कि सरकार सूफी समुदाय को सुरक्षा देने में गंभीर नहीं है। ग्लोबल सूफी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सरकार को उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ है। हसन शाह सुरेशुरी दीपू नूरी ने कहा कि बांग्लादेश में सूफी समुदाय सदियों से रहता है। इस समुदाय का देश की संस्कृति इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन पर कट्टरपंथियों से हो रहे हमले बांग्लादेश की सांस्कृतिक विरासत पर हमले हैं। सरकार को कदम उठाते हुए इसे तुरंत रोकना चाहिए। हम बात करें अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के बीच मिलिट्री छावनी पर हुए भीषण हमले ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित बन्नू छावनी पर हुए इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं, जबकि लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने 6 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है। खुरासान डायरी की रिपोर्ट के अनुसार बन्नू छावनी पर 3 तरफ से हमला किया गया। मंगलवार की रात विस्फोटकों से भरे वाहनों के साथ 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को छावनी के मुख्य
चेक पॉइंट पर उड़ा लिया, जबकि एक अन्य आत्मघाती हमलावर ने दूसरे गेट पर विस्फोट किया। इसके बाद अन्य हमलावरों ने धावा बोल दिया। आतंकियों ने ग्रेनेड और भारी गोलाबारी करते हुए अंतर घुसने की कोशिश की। इस दौरान 3 हमलावर मारे गए। गोलाबारी में सुरक्षा बल का एक अधिकारी भी घायल हो गया। खुरासान डायरी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 4 और सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। अस्पताल से मिली जानकारी से पता चला है कि वहाँ 42 लोग लाए गए थे, जिसमें से 11 को मृत घोषित कर दिया गया है। एक व्यक्ति की बाद में मौत हो गई, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। मन्नू अस्पताल के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी से बताया कि हमले में 12 लोग मारे गए और 30 घायल हो गए। उन्होंने बताया कि ये सभी नागरिक थे जो एक ढही हुई इमारतों और दीवारों के नीचे दब गए थे। मलबे को साफ कर एक बचाव कर्मी के हवाले से खुरासान डायरी ने बताया कि विस्फोट के कारण ढह गई मस्जिद से 3 शव बरामद किए गए हैं। एक घायल को भी मलबे से निकाला गया है। हमले के बाद सुरक्षाकर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। छावनी के आसपास से भारी विस्फोट और गोलाबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं। आइए हम बात करें भारत की मिसाइल की। भारत हवा से हमला करने वाली एक ऐसी मिसाइल डेवलप कर रहा है जिससे दुश्मन के टारगेट पलक झपकते ही खाक हो जाएंगे। भारत ने इस महाविनाशक का नाम कौरवों को धूल चटाने वाली महाधनुर्धारी अर्जुन के धनुष के नाम पर एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम गांडीव रखा है। सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट SFDR प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भारतीय वायुसेना की क्षमता को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। रिपोर्ट के मुताबिक गांडीव के 2 ज़मीनी परीक्षण कामयाब हो चुके हैं और जल्दी ही इसका हवाई टेस्ट किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराने की क्षमता को लेकर है। भारत अपने मल्टी रोल फाइटर जेट MRFA प्रोग्राम के तहत करीब 110 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। अभी तक फ्रांसीसी राफेल इस डील के लिए सबसे बड़ा दावेदार बनकर सामने आया था। राफेल में फिट होने के मामले में इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि गांडीव फ्रांसीसी फाइटर जेट के उस बढ़त को मटियामेट कर देगा। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका पर अपग्रेडेड गैलियम नाइट्राइड पर आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे ऐसा रडार लगाने के बाद अगर उसे गांडीव से लैस किया जाता तो ये एक डेंजरस कम्बिनेशन होगा जो फ्रांसीसी राफेल की क्षमता को कुंद कर देगा। IDRW की रिपोर्ट में कहा गया कि MRFA रेस में अभी तक राफेल को काफ़ी बढ़त मिल रही थी, लेकिन गांडीव ने राफेल की क्षमता को कम कर दिया है। गांडीव के भारतीय विमानों में लगने के बाद युद्ध का नज़ारा ही बदल जाएगा। ये स्वदेशी मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की क्षमता को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। एस्ट्रा MK3 यानी गांडीव भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी क्षमता को एक नए शिखर पर ले जाती है। एस्ट्रा MK3 मिसाइल की क्षमता 140 से 160 किलोमीटर रेंज की होगी, जबकि एस्ट्रा MKI की रेंज 80 से 110 किलोमीटर के बीच होगी। गांडीव का निर्माण भी भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है, जिस पर 2013 में SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों ने दस्तखत किए थे। इसकी स्पीड 4.5 मैक यानी हवा की रफ्तार से 4.5 गुना ज़्यादा होगी। SFDR की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी किसी मिसाइल को ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा शक्ति के साथ ज़्यादा स्पीड बनाए रखते हुए हमला करने की क्षमता देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये मिसाइल 340 किलोमीटर तक और धरती से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही 190 किलोमीटर दूर ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल क्षमता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये दुश्मन की मिसाइल को देखे बिना ही उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। लिहाजा गांडीव भारतीय फाइटर जेट्स की स्ट्राइक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। 2017 में इसका ज़मीनी परीक्षण ओडिशा में शुरू हुआ था और दिसंबर 2024 में इसका परीक्षण कामयाबी के साथ खत्म हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अब Su-30 MKI लड़ाकू विमान में फिट कर इस मिसाइल की हवाई टेस्टिंग की जाएगी। फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट में MBDA मीटियोर लगा है, जो एक फ्लैगशिप BVR क्षमता वाली मिसाइल है, यानी इसमें भी दुश्मन के मिसाइल को देखे बिना उसे मार गिराने की क्षमता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम रेंज सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सिर्फ 100 किलोमीटर, जबकि गांडीव की क्षमता सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर 340 किलोमीटर हो जाता है। भारत ने फ्रांस से जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं उनमें रैमजेट ऑपरेटेड नेज मिसाइल है, जो इस मिसाइल को वायुमंडल हवा के जरिए ताकत जुटाती है, जो गांडीव में भी है। लेकिन गांडीव की बेहतरीन रेंज और स्वदेशी डेवलपमेंट क्षमता फ्रांस पर निर्भरता खत्म कर देती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत इस तेजस फाइटर जेट के साथ साथ अपने फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका में लगाएगा। इसके अलावा Su-30 MKI
फाइटर जेट में भी इसे एकीकृत करने की योजना है, जिससे फाइटर जेट क्षमता के मामले में फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट को पीछे छोड़ देंगे। गांडीव की सबसे बड़ी समस्या क्षमता ये होगी कि इस मिसाइल के जरिए भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी मार गिराएगा, जिसमें चीन की पैरों तले जमीन खिसक सकती है। यानी भारत अपने Su-30 MKI फाइटर जेट में गांडीव मिसाइल लगातार चीनी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को हवा में मार सकता है, जो इस मिसाइल को सबसे ज़्यादा विनाशक बनाती है। ये मिसाइल दुश्मनों के फाइटर जेट्स के मूवमेंट को अंदाजे से ट्रैक करके उस पर सटीक हमला कर सकती है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.